आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चली है और ये जो विषय है, हमारे विपक्ष के साथी जो सूक्ष्म समय के लिए अभी बाहर गए हैं, भले ही इसको एक सूक्ष्म सा मुद्दा बना दें, लेकिन ये मुद्दा दिल्ली की गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के एक एक आदमी के, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने बहुत सपने संजो के एक सरकार चुनी है, वो सरकार ठीक से काम करे, पूरे दम के साथ काम करे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे और लोगों की जिंदगी में जो बदलाव बाकी सरकारें नहीं ला पा रही थी, दिल्ली की व्यवस्था में, दिल्ली की स्थिति में जो बदलाव लोग अपेक्षा कर रहे थे, जो वो नहीं ला पा रही थी, उनको देखते हुए लोगों ने एक नई सरकार चुनी, इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुनी। तो मैं सबसे पहले तो इस बात की निंदा करता हूं कि सदन में बैठे हुए लोग इस प्रस्ताव को, इस चर्चा को बहुत सूक्ष्म मान रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा सा मुद्दा है। मुद्दा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इस सदन से बाहर बैठ के जिस व्यक्ति को अपने बच्चे का किसी सरकारी स्कूल में, बल्कि मैं कहूंगा किसी प्राइमरी स्कूल में भी एडमिशन कराना है, उसके लिए उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, वो अगर अपेक्षा रख के चल रहा है कि वो शिक्षा मंत्री से बात करेगा और शिक्षा मंत्री उन गड़बड़ियों को दूर करते हुए कि वहां उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, या किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति को अगर अपने उस अजीज को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, तो उसके लिए उससे बड़ा मुद्दा कुछ होता नहीं है। हमारे लिए राजनीति, देश के बारे में बड़े बड़े भाषण, सत्ता पक्ष में बैठ के उसका साथ देना, विपक्ष में बैठ के उसका विरोध करना, ये सब बड़े मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी में तो यही छोटे छोटे से मुद्दे उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मुद्दे हैं। कहीं कोई बीमार है तो उसको इलाज मिल जाए, कहीं पानी ठीक नहीं आ रहा तो पानी ठीक आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मिस गवर्नेंस की वजह से नहीं हुआ, और अभी भी जो नहीं हो पा रहा है, उस मिस गवर्नेंस के इफेक्ट की वजह से ही देखने में आ रहा है कि अभी समस्याएं दूर करने में बाधा आ रही है। कल से चर्चा चली कि इस जो ये मिस गवर्नेंस थी, इसको और ज्यादा मिस गवर्नेंस बनाने की साजिश चल रही है। एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार उस मिस गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में चुनी हुई एक और सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, उस मिस गवर्नेंस को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपका आज अपनी चीजें में बात रखूं। कल से चर्चा चली है। मैं गांधी जी को पढ़ता हूं कभी कभी, उनकी किताब है, मैं लेके आया हूं सदन में, सत्य के प्रयोग। गांधी जी पीछे वहां एक फोटो भी है, गांधी जी की पेंटिंग लगी हुई है कैमरे के पीछे, और ये शायद सही है क्योंकि गांधी जी हमेशा कैमरे के पीछे ही रहना ज्यादा पसंद करते थे, तो आज भी कैमरे के पीछे ही उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ हैं आज की चर्चा से जुड़े हुए। ये संदर्भ, दो घटनाओं का जिक्र मैं इस किताब से करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। 1893 में, 1893 में गांधी जी, तब गांधी जी नहीं होते थे, वो मोहनदास करमचंद नाम के एक एडवोकेट थे जो यहां से इंडिया से गए थे। एक व्यापारी, दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के वकील बनकर गए थे, और उनका मुकदमा लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला साहब ने उनको प्रिटोरिया भेजा। प्रिटोरिया जाते हुए रास्ते में हम सब ने बचपन से वो कहानियां पढ़ी हैं, दोहराई हैं, प्रेरणादायक कहानियों में सुनी है वो घटना की कहानी, तो मैं, वो कोई नई बात नहीं है जिसको मैं बता रहा हूं, लेकिन उसका संदर्भ जरूरी है। हम सब जानते हैं कि कैसे जो पीटर मेरिट्सबर्ग का जो स्टेशन था, उस पर गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था ट्रेन में, लेकिन क्योंकि उस समय की भाषा में कहें तो वो कुली थे, वहां रंग भेद चलता था, तो वो बतौर कुली उस रंग के होने के नाते वो उसमें नहीं बैठ सकते थे। उनकी परंपराओं के हिसाब से उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। ये घटना हम सब जानते हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई इनको नहीं जानता होगा इस घटना को, लेकिन इस घटना के बाद की कड़ी एक महत्वपूर्ण है इस सदन के लिए। गांधी जी को जब
निकाल के स्टेशन पे फेंक दिया गया धक्के मार के ट्रेन से, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है इस किताब में, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिखा है कि उसके बाद मैंने अपने धर्म पर विचार किया, या तो मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या फिर लौट जाना चाहिए, नहीं तो जो अपमान हो उसे सहकर प्रिटोरिया पहुंचकर मुकदमे में काम करना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़ के भागना तो बेकार होगा। गांधी जी कहते हैं कि मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है सो तो ऊपर का है। मैं जिस तरफ की बात ध्यान दिला रहा हूं, इतना बड़ा अपमान के बाद गांधी जी ने कहा कि मुझे जो कष्ट सहना पड़ा है वो तो ऊपर का है, वह गहराई तक बैठे हुए एक महारोग का लक्षण है। यह महारोग है रंग द्वेष। उस समय का एक महारोग था रंग द्वेष। यदि मुझमें गहरे रोग को मिटाने की शक्ति हो तो उस शक्ति का उपयोग मुझे करना चाहिए। ऐसा करते हुए स्वयं को जो भी कष्ट सहने पड़े, जो अपमान सहना पड़े, उनका विरोध मुझे इसको करना चाहिए। और उसके बाद की घटना, ये तो उनकी उस वक्त की मन स्थिति है जब वो स्टेशन पर बैठे हैं। उसके बाद की घटना वो लिखते हैं कि सवेरे ही सवेरे मैंने, जब वो ट्रेन से उतार के फेंक दिए गए, सवेरे ही सवेरे मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का तो बचाव किया, लेकिन बताया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया गया है। अगली रात पड़ी, ट्रेन आई और बाकायदा मेरे लिए जगह तैयार थी और ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन स्टेशन की ओर ले गई। यह घटना का मैं आज के इस संदर्भ से, इस डिस्कशन से जोड़ के एनालिसिस करना जरूरी समझता हूं, और हमारे लिए बहुत कुछ। ये कब की घटना है? मैंने कहा 1893 की। कब? जब भारत एक गुलाम देश होता था। दक्षिण अफ्रीका जहां की ये घटना है, वहां गुलामी थी, अंग्रेजों की गुलामी थी। एक गुलाम देश का नागरिक दूसरे गुलाम देश में जाता है और उसके साथ कुछ अन्याय होता है, और वो गांधी जी नहीं थे, मोहनदास करमचंद, एक सामान्य वकील। वो व्यक्ति एक मात्र टेलीग्राम भेजता है स्टेशन मास्टर को, और सिस्टम, गुलामी को, देशों को गुलाम बना के रखने वाला सिस्टम भी उतना रेस्पॉन्सिव था। एक टेलीग्राम के जवाब में एक सामान्य वकील को जवाब देता है कि आप चिंता मत करिए, हम आपको अगली ट्रेन में उसी डब्बे में बिठा के बैठेंगे जिससे आप भेजेंगे, और वो भेजता है। ये बहुत बड़ी घटना थी उस वक्त की। एक और छोटी सी घटना का जिक्र गांधी जी करते हैं इस मुकदमे के बाद असमें, क्योंकि हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और गांधी जी का नाम हम लोग हमेशा 2 अक्टूबर को लेते हैं, 30 जनवरी को लेते हैं, हमने यहाँ बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, लेकिन सीखते नहीं है। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब वो मुकदमा खत्म हो गया तो वो वापस आने की तैयारी कर रहे थे इंडिया। उन्होंने कहा कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास कुछ अखबार पढ़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के कोने में एक छोटा सा संवाद देखा। इस सदन के लिए बहुत जरूरी है ध्यान रखना क्या गांधी जी कह रहे हैं। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। उसका टाइटल था अखबार पे लिखा हुआ। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की जो वहां की सभा थी, विधानसभा जैसी धारा सभा बोलते थे, धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का अधिकार छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंधित कानून रखने की तैयारी करी जा रही थी। गांधी जी ने क्या किया? वहां के लोगों ने उनसे अनुरोध किया। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसके आंदोलन की रूपरेखा बनाई और एक तार भेजा कि बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इस आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा गया, और देखिए वंडरफुल, इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन तक मुलतवी कर दी गई है। मैं क्यों ये दोनों चीजें याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी अगर एक सामान्य आदमी एक टेलीग्राम भर भेज देता था तो उस समय वो जब सबसे इतिहास देखें, हम हिंदुस्तानी जानते हैं अंग्रेज कितने क्रूर थे। हमने खूब समझने की, सोचने की, फिल्मों के माध्यम से, इतिहास को पढ़ने के माध्यम से कोशिश की है कि कितना क्रूर तुम, लेकिन कागज पे लिखे हुए और सिस्टम में लिखे हुए का क्या व्यवस्थाएं थी कि एक सामान्य आदमी भी अगर एक तार भर भेज दे तो विधानसभा अपनी चर्चा 2 दिन के लिए मुलतवी कर देती थी। अगर एक स्टेशन पे उठा के बाहर फेंक दिया गया आदमी, जिसको रंगभेद के दबाव के चलते फर्स्ट क्लास के डब्बे में टिकट होने के बावजूद नहीं बैठाया जा रहा है, बाहर निकाल के फेंक दिया गया, वो अगर लिखित शिकायत सिस्टम से करता है तो सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और ये सुनिश्चित करता है कि अगली सुबह, अगली रात को उसको फर्स्ट क्लास के डब्बे में बिठा के उसके साथ जस्टिस करता है।
हम लोग कहते हैं बार बार मजाक में कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत रह गई। क्या अंग्रेजियत रह गई? हम तो अंग्रेजों से बुरे हाल में आ गए। आज दिल्ली की एक पूर्ण बहुमत से चुनी हुई विधानसभा यहां पे चल रही है। मैं अंग्रेजी राज का पक्षधर नहीं हूं। मैं जानता हूं अंग्रेज राज में जो कुछ होता था उसको मैंने पढ़ा है। और आज अगर हिंदुस्तान में हमारे जैसे लोग इस विधानसभा में आके इतने पुरजोर स्वर में बोल सकते हैं तो ये आजादी की ही देन है। आजादी की बदौलत ही बोल पा रहे हैं, इतने लंबे संघर्ष के बाद बोल पा रहे हैं। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक कंपेयर कर रहा हूं। क्या अंग्रेजियत रह गई है? अंग्रेजियत ये रह गई है, हम तो उससे बुरी स्थिति में पहुंच गए, 125 साल पहले की घटना से बुरी स्थिति में पहुंच गए। आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, चुनी हुई विधानसभा बैठी है, चुना हुआ मुख्यमंत्री विचार कर रहा है, चुनी हुई कैबिनेट, और वो जाके देश के हर दरवाजे पे कह रही है कि भाई आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत है, आप लोगों ने जो अधिसूचना जारी की है वो गलत है। और सब कह रहे हैं नहीं साहब, आप तो असंवैधानिक बात कर रहे हैं। यहाँ सदन में बैठ के कहा जा रहा है आपको संविधान की समझ नहीं है, बाहर मीडिया में कहा जा रहा है संविधान की समझ नहीं है। मुझे लग रहा है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम 125 साल में व्यवस्था की कोई समझ बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं। कम से कम इन 2 घटनाओं से हमें सीखना पड़ेगा कि एक सामान्य आदमी भी अगर किसी को चिट्ठी लिखता था तो क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता था। आज तो पूरा का पूरा सदन, पूरी की पूरी चुनी हुई सरकार उसके सामने बौनी पड़ गई है। सारी व्यवस्थाएं जो थोड़ी बहुत थी वो भी खोखली पड़ गई हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आज और बस उसकी नहीं है कि विधानसभा कह रही है, मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ रहा हूं कि एक आम आदमी कहता था तो क्या होता था। आज देश के लाखों करोड़ों लोगों ने एक पुस्तक को अपनाया है, उसका नाम है देश का संविधान। उसको क्या कहते हुए अपनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कह के हम लोगों ने अपने लिए जो पुस्तक तैयार किया, अपने लिए जो विधान तैयार किया है, उसका संविधान भी नहीं, उसका सम्मान भी नहीं किया जा रहा है। उसमें जो लिखा हुआ है उसको भी तार तार किया जा रहा है। ऐसी अधिसूचनाएं जारी करी जा रही हैं, उसके तहत बनी हुई पार्लियामेंट का कोई सम्मान नहीं रह गया, उसके तहत बनी हुई विधानसभा का कोई सम्मान नहीं रह गया, उसके तहत चुनी गई सरकार का कोई सम्मान नहीं रह गया। हम लाखों करोड़ों लोगों से के एक तरह से हमने सबने मिलकर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है, वो हमारी आवाज है। एक आदमी की आवाज कितना मायने रखती थी, आज लाखों करोड़ों लोगों की ओर से लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया कोई मायने नहीं रख रहा है इन लोगों के सामने। ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जब हम इस सरकार में आए थे, इनफैक्ट जब हमने तय किया था कि हम दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं था कि हमें दिल्ली की सीमाएं नहीं पता थी। ऐसा नहीं था कि हमें नहीं पता था कि दिल्ली को यूटी कहते हैं या संविधान में यूटी का स्टेटस है, स्टेट विद लेजिस्लेचर। पता था कि लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट इसमें नहीं आएंगे, हमारे दायरे में नहीं आएंगे। उसके बावजूद, ये सब समझने के बावजूद हमने दिल्ली की जनता के साथ चर्चा करके कुछ तय किया था कि हमको सत्ता में भेजो, हमको विधानसभा में भेजो, हम ये काम करेंगे। वो सब समझते हुए हमने कहा था। और हम आज भी दावा कर रहे हैं कि जितने बातें, जितने वादे, जितने इरादे आम आदमी पार्टी या ये विधानसभा 3 तो चले गए, बाकी जितने बैठे हैं, हम लोग जिन वादों और जिन इरादों को लेकर जनता के बीच गए थे वो सब उन्हीं के बारे में है जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि इनको भी कर्टेल करने की कोशिश। 3 तो पहले से ही थे, हमको पता था कि पूर्ण राज्य नहीं है, पौना तो है, अब तो आधा करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे चौथाई छोड़ने की कोशिश, साजिश रची जाएगी। तो और हमने फिर काम करना शुरू कर दिया। हम तो सत्ता में आए, सोच समझ के आए, हमें पता था यूटी है, लेकिन फिर भी जब हम सरकार में आए, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था, कई लोगों ने, कई साथियों ने बधाई दी है यहाँ पे। ये जो नोटिफिकेशन है, अब 100 दिन हो गए, 100 दिन में हम काम कर रहे थे, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। ये पुलिस को छीनने के लिए नहीं आ रहा, ये लैंड को छीनने के लिए नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं लैंड विभाग हमारा है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस हमारे अंडर में आनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक ऑर्डर हमारे अंडर में आना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इस विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में इन 3 को छोड़ के वो सब कुछ होना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है, जो वी द पीपल वाले हमने किताब में लिखा हुआ है, हम हिंदुस्तान के लोगों ने जो किताब संविधान के रूप में स्वीकार किया उसमें लिखा हुआ है। हम तो वही तो कह रहे हैं, कहां से संवैधानिक हो गया। ये नोटिफिकेशन जारी होता है, 100 दिन से जो सरकार लगातार काम कर रही थी, दिन रात मंत्री, विधायक सब लगे हुए हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए, वो लगे हुए हैं, बिना तनख्वाह के, बिना कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, बिना घोड़ा गाड़ी के सब बेचारे लगे हुए हैं, अपने पैसे से आते हैं खर्च कर करके।
सब लगे हुए हैं और 24 घंटे काम कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। लोग कहने लगे हैं यार ईमानदारी की सरकार तो आई है। लोग कहने लगे हैं कि बिजली पानी तो सस्ता हुआ है। लोग कहने लगे हैं स्थिति ओवरनाइट कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ हो सकती हैं। जो हो सकती हैं वो की हैं, जो नहीं हो सकती हैं उन पर लंबा काम शुरू हो गया है। यहीं से इस नोटिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई उन लोगों को जो संविधान को नहीं मानते, जो एक आदमी की आवाज को नहीं मानते, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया की आवाज को नहीं मानते, उन लोगों को इस नोटिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने तालिबानी नोटिफिकेशन जारी किया कि दिल्ली की सरकार अब ये पूर्ण राज्य छोड़ो, हम तुम्हें पौने राज्य लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये उन्होंने इस मानसिकता के साथ, ये मानसिकता वही है, वही रंगभेद वाली मानसिकता। हम बहुत बड़े हैं, हमारे सामने संविधान क्या और आम आदमी क्या, एक आदमी क्या। तो लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। क्यों नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि ये 100 दिन में सरकार जितना आगे बढ़ गई, अगर इसी तरह से काम करती रही तो फिर वास्तव में ये संविधान के, इसी संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं, उसमें एक बहुत शानदार हिंदुस्तान का एक सपना दिखाया गया है। वो सपना सच होने लगेगा और संविधान सच होने लगेगा। इस संविधान के माध्यम से देखा गया सपना सच होने लगेगा। ये उनको डर है, ये नहीं कर सकते। अपनी क्षमताओं को लेकर उनको डर है, वो नहीं कर सकते। वहां उतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत से काम नहीं कर सकता, अपनी क्षमताओं को लेकर उनको डर है। और यहां बैठे हुए लोगों की क्षमताओं पर उनको लग गया है कि अगर इनको इसी तरह से अधिकार मिले रहे और ये करते रहे तो वो काट रहे हैं। इसलिए काट रहे हैं क्योंकि पहली बार दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो सीना तान के खड़े होकर कहता है कि मैं दिल्ली सरकार के किसी भी दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। दिल्ली क्षेत्र के, सिर्फ सरकार नहीं, दिल्ली के लोग जिन जिन भी सरकारी दफ्तरों से डील करते हैं वहां रिश्वत नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। पहली बार ना सिर्फ कहता है बल्कि करके भी दिखाता है। इसलिए वो घबरा गए। वो इसलिए घबरा गए कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत बंद हो गई है, तो साथ साथ जो ठेके पहले इसलिए ये कह के लिए जाते थे कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ऐसा करो 120 करोड़ का बना दो, वो अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 80 करोड़, 20 करोड़ में, 50 करोड़ तक में होने लगे हैं। क्योंकि वहां का कमीशन कट बंद हो गया है, वहां की फिजूल खर्ची बंद हो गई है, वहां के ओवर एस्टिमेट बंद किए जा रहे हैं। इसलिए वो घबरा गए हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का, जनता की मेहनत की कमाई पे ऐशो आराम करने का जो साम्राज्य खड़ा किया जाता है राजनीति के माध्यम से, लोकतंत्र के नाम पर, सरकार चलाने के नाम पर, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए उन लोगों ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस सरकार को, इस विधानसभा को जो बहुत उम्मीदों के साथ आई थी चुनके और काम कर रही है लगातार, उसको किसी तरह से रोका जाए। इसके लिए ये सब लोग डर रहे हैं। पहली बार कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है, साथ साथ खड़े होकर कह रहा है कि दिल्ली में ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस का ऐसा मॉडल खड़ा करेंगे, वाईफाई और इन सारी सुविधाओं से दिल्ली को एक ऐसा राज्य बना देंगे कि हर दिल्ली वासी, बल्कि हर हिंदुस्तानी अपने देश की राजधानी पर गर्व करने लगे। ऐसा राज्य और उनको लग रहा है कि ये बना सकते हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि ये रोके से रुकने वाले नहीं है, ये लोग बनाएंगे, बना सकते हैं। इसीलिए वो डरे हुए हैं, इसीलिए वो पंख कतरने की कोशिश कर रहे हैं कि रोज रात दिन इनके रास्ते में बाधाएं डाले जाओ, रास्ते में रोके जाओ। और ऐसा कहने की बहुत सारी वजह हैं। 13-14 साल से जो जो प्रोजेक्ट अटके पड़े थे, उद्घाटन हो गए थे 20-20 साल पहले, हमारी सरकार ने दिन रात काम कर करके, इस विधानसभा से निकली हुई और इन विधायकों ने दिन रात मेहनत कर करके उन पे काम शुरू करवाया है। आपको याद होगा, यहां रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूं कि 14 साल से एक वाटर प्लांट पड़ा हुआ था, बना हुआ पड़ा था, बनना शुरू नहीं हुआ। नारियल फूटने वाले तो काम कब से नहीं हुए, कहना उसका तो हिसाब किताब नहीं है। जिस पर इंजीनियर्स ने मेहनत करके, काम करके, ठेकेदारों ने पूरा भी कर दिया, बिल्डिंग भी बना दी, प्रोजेक्ट भी पूरा कर दिया, उसके बावजूद वो चालू नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां पानी का टैंकर माफिया काम करता था, उसके आगे सरकारें झुकी हुई थी। दिन रात काम करके, मेहनत करके, सारी फाइलों को क्लियर करा के उनको क्लियर किया। आज 13-14 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो गए, जो बिल्डिंगें बन के खड़ी हो गई थी। जो कल हमारे साथियों ने बताया, मंत्री जी ने भी बताया, प्रेजेंटेशन में अलग अलग आता है और दिल्ली के लोग देख रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज जैसे लोग, या दूसरा कौन सा फ्लाईओवर है उसका नाम आप ले रहे थे, बारापुला फ्लाईओवर नहीं, एक एलिवेटेड रोड, ये सारी चीजें ऐसे कछुआ चाल से चल रही थी। ये सरकार और ये विधानसभा में बैठे हुए विधायक, इन सब की मेहनत से कहीं ना कहीं उसमें बहुत तेजी से काम होने लगा है और अब लगने लगा है कि अब ये टाइम बाउंड तरीके से अब पूरे होने लगेंगे। इसलिए वो घबरा गए कि टाइम बाउंड तरीके से काम हो रहा है, एक विजनरी तरीके से काम हो रहा है, दिल्ली की लाइफ को मॉडर्न बनाने पर काम हो रहा है, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। इससे घबरा गए,
ठेका कर्मचारियों को नियमित करने पे काम हो रहा है, इससे घबरा गए। बिजली सस्ती हो गई, हर आम 80-90% दिल्ली के लोग कहने लगे हैं कि भाई अभी देखो और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, समय तो लगेगा, पर हमारे यहाँ बिजली के बिल सस्ते हो गए, इससे घबरा गए। पानी के दाम घट गए हैं, इससे घबरा गए हैं। तो ये सब घबरा गए हैं इस चीज से। जनता से पूछ के बजट बनाना शुरू किया। पहली बार जनता को पता चला कि एक विधानसभा में कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो क्या होता है। प्रयोग शुरू किया है, सफल रहेगा, आगे इसको और पूरी दिल्ली में करेंगे। जनता से पूछ के बजट बनाना शुरू किया तो इससे घबरा गए। बोले हमारे बजट के तरीके तो ये थे कि कहीं डील कर दो, उसकी पॉलिसी बना दो, ये तो जनता के बीच में ले आते हैं, सारा कुछ डील डॉल यहीं से तय हो रहा है, जनता के बीच में तय हो रहा है। इससे घबरा गए। इससे घबरा के और एक बड़ी चीज जो कही जिससे सबसे ज्यादा घबराए, पहली बार दिल्ली के किसान को किसान माना गया। हमने दिल्ली में ऐसी मुख्यमंत्री देखी हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली में, मैं तो पत्रकार रहा हूं, मैंने पढ़ा भी है, रिपोर्ट भी किया है और दुख भी व्यक्त किया है अपने समाचारों में कि कैसे मुख्यमंत्री के मुंह से हमने सुना है कि क्या दिल्ली में किसान रहते भी हैं, दिल्ली में कहां खेती होती है। आज उसी दिल्ली में जब देखने निकले हैं तो करोड़ों रुपए की फसल उनकी बर्बाद हुई है। पहली बार दिल्ली के किसान को किसान मान के उसको गले से लगाया गया है। आज वो इसलिए वो घबरा गए हैं। तो ये सारी घबराहट कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन के रूप में सामने आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस नोटिफिकेशन, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार कि सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 21 तारीख को आया था। उसके बाद सैटरडे को हमको तो आदत है कि घर में देर तक सोते नहीं, निकल पड़ते हैं, जनता आ जाती है, लोग मिलते हैं, सरकार और नहीं होता तो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, अपनी फाइलें निपटाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं उनको। तो मैंने अपने एक साथी अधिकारी को कहा फ्राइडे शाम को नोटिफिकेशन के बाद कि भाई अब कल सुबह ऑफिस खोलेंगे सैटरडे को। तो उसने मजाक में कहा, कोई आरोप नहीं है, लेकिन मजाक में मुझसे पूछा, सर देख लीजिए इस नोटिफिकेशन के बाद ऐसा ना हो सैटरडे को ऑफिस खोलने के लिए पियून से कहेंगे तो कहीं वो कह दे एलजी से साइन करा लिए क्या। ऐसा ना हो कि सैटरडे को दफ्तर खोलने के लिए पियून भी मना करते, बोले पहले एलजी से साइन करा के लो। ये मजाक का विषय है, ये मजाक में की गई टिप्पणी थी, लेकिन इसकी गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है, एक और बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये जो मैंने मुद्दा कहा, इसीलिए मैंने उठाया एक मानसिकता से, एक कोशिश से, एक साजिश से कि सरकार काम कर रही है सफलता से और उसको असफल बनाया जाए। लेकिन कोशिश की क्या की जा रही है बार बार कि ये तो मुख्यमंत्री और अफसरों की कुछ ईगो की लड़ाई है, मुख्यमंत्री और एलजी की कुछ ईगो की लड़ाई है। ये अरविंद केजरीवाल किसी भी चीज की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ईगो की लड़ाई नहीं लड़ते। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह हद तक जाके लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी ईगो के लिए एक इंच एक समय नहीं लड़ सकते। और यही हम सब अपनी तरफ से कह सकते हैं कि हम सब लोग अलग अलग लड़ाइयां लड़के आए हुए लोग हैं। कोई किसानों की लड़ाई लड़ता था, कोई मजदूरों की लड़ाई लड़ता था, कोई व्यापारियों की लड़ाई लड़ता था, या फिर कुछ और करते थे, कोई वकील होके गरीब लोगों की मजलूमों की लड़ाई लड़ता था अदालत में, पत्रकार होके कोई लड़ाई लड़ते थे। लेकिन उन सब लड़ाइयों में एक चीज हम लोगों की कॉमन है कि ईगो के लिए कभी नहीं लड़ते। हम बड़े कि तुम बड़े इसलिए कभी नहीं लड़ते। हमारा तो सिद्धांत है कि हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बार बार सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, जैसा अभी विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि बहुत मामूली सा मुद्दा है। यही लोग प्रचार भी करते हैं कि अफसरों की लड़ाई है, अफसरों और केजरीवाल में टकराव है, अफसर और मुख्यमंत्री में टकराव है। इस बात को तो हम भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अफसर और मंत्री सरकार में गाड़ी के दो पहिए की तरह चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि अफसरों को कोई शिकंजे में लेने की कोशिश की जा रही है। ये सब मायाजाल, शब्दजाल बिछा बिछा के सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आज पूरे दावे के साथ इस सदन के सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सदन एक बहुत बड़ा फैसला लेगा आज, कल से जो चर्चा हुई है उस बारे में। आश्वस्त रहे ये सदन कि दिल्ली में सरकार में जितने अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ईमानदार अधिकारियों की, कर्मचारियों की है, ऊर्जावान अधिकारियों कर्मचारियों की है। और जो ईमानदार और ऊर्जावान लोग हैं वो एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब पहली बार काम करने का, निर्णय लेने का मजा आ रहा है, जनता के पक्ष में मजा आ रहा है, खुल के बात करने का मजा आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनको शायद पिछली गलत आदतों से अभी छुटकारा नहीं मिला है,
मिल जाएगा धीरे धीरे, लेकिन ये लड़ाई उसकी नहीं है, उसको तो हम वहां सचिवालय में बैठ के तय कर लेंगे। यहां अगर बड़े सदन में आए हैं, अपने बड़े परिवार में आए हैं, तो इसलिए कि पूरा मूल मुद्दे को समझें और मूल मुद्दे को उठाएं। कल से जो चर्चा हुई है जिन चीजों पे, बेईमान और अक्षम तो घुटन महसूस करेंगे ही करेंगे। और आज अगर हम, जो मैंने कहा कि ऊर्जावान हैं, ईमानदार हैं, आज अगर हम खड़े होकर कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 100 दिन में इतना काम किया है, तो इसी बदौलत कह पा रहे हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स दिन रात हमारी तरह पागलपन के साथ काम करने में लगे हुए हैं। अगर हमको एक फाइल साइन करनी होती है तो उससे पहले उनको उसके 50 पेज पढ़ने भी होते हैं, तब हमको 5 शब्दों में, 5 लाइनों में वो समझाते हैं। तो दिन रात काम करने में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और अगर आज हम यहाँ ऐलान कर पा रहे हैं 100 दिन पे, दिल्ली के दिल में खड़े होके या कनॉट प्लेस में राजीव चौक पे खड़े होके हम ऐलान कर पा रहे हैं कि सरकार ने ये काम किए हैं और शान से कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी वो ऑफिसर्स का जज्बा, उन ऑफिसर्स की मेहनत है जो 100 दिन में उन लोगों ने की है। ऐसा नहीं है कि ये अफसरों से लड़ाई है, अफसरों को दबाने की कोशिश है, जैसा बार बार सेंटिमेंट्स जबरदस्ती बात की जा रही है। एक चीज है कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ऊर्जा से काम करना चाहते हैं, और जहां जरूरत पड़े वहां सख्ती से भी काम करना चाहते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां सख्ती भी करेंगे, और की है, काफी दिन में की है। आप लोगों ने देखा होगा, जहां हमें पता चला स्कूल में बेईमानी हो रही है, फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं, वहां उन्हीं ऑफिसर्स के साथ मिलकर पहुंच गए, जाके पकड़ लिया। स्कूल में कहीं बेईमानी हो रही है, मिड डे मील में कहीं बेईमानी हो रही है, किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं दलाली चल रही है, वहां जाके पकड़ते हैं। हम भी सख्ती करते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सख्ती करने के लिए कहा हुआ है, और उसका असर निकल रहा है। उसका असर सामने लोगों की जिंदगी में ईमानदारी की सरकार के रूप में देखने में आ रहा है। मैं समझता हूं कि सख्ती की भी जरूरत है और प्यार की भी जरूरत है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की भी जरूरत है। और जो हमारा सरकार चलाने का मूल सिद्धांत है, सिर्फ डंडे के दम पे सरकार नहीं चलती अध्यक्ष जी, ये हम पहले से कहते आए, समझते आए और आज भी कह रहे हैं। सरकार जब भी सफल होगी प्रेरणा से होगी। ऑफिसर्स, सरकार में बैठे हुए लोग डंडे से प्रेरणा लेंगे, ऐसा अद्भुत घटना इस समाज में घटती नहीं है। अफसर प्रेरणा लेंगे हमारी गंभीरता से। अगर ऑफिसर को प्रेरणा मिलेगी तो हमारी ईमानदारी से, हमारी दिन रात की मेहनत से, हमारी समझदारी से, हम समझते कितना है चीजों को, हमारा विजन क्या है, इस सब से प्रेरणा मिलेगी। और ओवरऑल हमारा आचरण क्या है, क्या हम बाहर ईमानदारी की बात करके अंदर घोटालों की बात करते हैं, उनसे सेटिंग करते हैं, इन सब से सरकार चलेगी, एक सफलतापूर्वक सरकार चलेगी। और ये हमारा सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे हम अमल कर रहे हैं पूरी तरह से। तो लेकिन जब जब आदेश पे पालन नहीं होगा, तब तब कहीं कहीं, या इस विजन पे पालन नहीं होगा, तो सख्ती भी करनी पड़ेगी, जैसा मैंने कहा। और यही संविधान का मकसद भी है। संविधान में दोनों व्यवस्थाएं हैं। संविधान में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे, उसके बाद व्यवस्थाएं लिखी, उन व्यवस्थाओं में प्रेरणा और मूलतः अगर कहीं गलती हो, गलती की संभावना हो, तो वहां कैसे काम करना है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक दोनों के साथ काम करना है, वो सारी चीजें संविधान में लिखी हैं। यही संविधान का मकसद है। उस सारे संविधान के खिलाफ, उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, उसको साइड करते हुए एक नोटिफिकेशन हमारे देश के गृह मंत्रालय ने जारी किया है। मैं समझता हूं, मैंने कल भी कहा था कि ये नोटिफिकेशन एक तरह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हालात पैदा करना है। एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि पहले 3 सब्जेक्ट तो बाहर थे ही, सर्विसेज को ले लिया जाए, थोड़े दिन बाद आप कहेंगे आके एंटी करप्शन को ले लिया गया, थोड़े दिन बाद आप आके कहेंगे कि भाई बिजली भी छोड़ दो, फिर पानी भी छोड़ दो। मैंने कल उदाहरण दिए थे कैसे किन किन शब्दों में कह सकते हैं। फिर कहेंगे स्कूल भी छोड़ दो, सड़कें भी छोड़ दो, सारी चीजें आपके दायरे में नहीं आती। फिर एक दिन कहेंगे ये विधानसभा भी छोड़ दो। इसलिए आज हम यहाँ के बैठे हैं, क्योंकि धीरे 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 वो कुचक्र यहीं तक आएगा। इस सदन पर उसकी आंच आएगी जो शुरू हुई है, और आज दिल्ली पे आई है, कल दूसरी जगह पे आएगी। विधानसभा के अस्तित्व पर खतरा है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली सरकार के अधिकारों को पंख कतरने की कोशिश नहीं है, दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये नोटिफिकेशन इस विधानसभा के अस्तित्व पर खतरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सोच समझ के ये बात सदन पर रखना चाहता हूं। हमारे संविधान में 3 सभाओं का जिक्र है, एक ग्राम सभा, एक विधानसभा और एक लोकसभा, पार्लियामेंट। बेसिकली लोकसभा राज्यसभा उसके हिस्से, लेकिन लोकसभा। ग्राम सभा की बात यहां करना अभी उस दायरे में नहीं है, क्योंकि शहरीकरण हो गया है, अभी ग्राम सभाएं हैं, लेकिन फिर भी उस सेंस में नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है होम मिनिस्ट्री का 21 तारीख को, ये सीधे सीधे ना सिर्फ विधानसभा पर खतरा है, बल्कि देश की लोकसभा पर भी खतरा है।
क्योंकि इस विधानसभा के दायरे में ये 3 चीजें नहीं आती हैं। ये लोकसभा में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, तो लोकसभा के माध्यम से लिखा गया है। अगर किसी चौथी चीज को निकालना है या जोड़ना है तो होम मिनिस्ट्री के पास अधिकार ही नहीं है कि वो ये सब कर सके। ये तो होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। ये सिर्फ विधानसभा का अपमान नहीं है, ये लोकसभा का भी अपमान है, ये वाला जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है। तो आज कल से 2 दिन की चर्चा के बाद मैं समझता हूं ये सदन अपना दायित्व समझ रहा है कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देश की, दिल्ली की विधानसभा और देश की संसद का अपमान होने से हम बचाएंगे। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर है और कल से बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत लोगों ने अलग अलग तथ्य रख के अपनी बात कही भी है। तो वसीम बरेलवी साहब ने उस सच्चाई की लड़ाई पे एक शेर कहा है, मैं उन लाइनों को पढ़ते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के भी पंख कतर देता है, कोई तो है जो हवाओं के भी पंख कतर देता है। जमीन की वकालत फिर नहीं चलती वहां, जमीन की वकालत फिर नहीं चलती वहां जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। तो ये हम अपनी नहीं लड़ रहे, कुदरत कुछ करा रही है, दिल्ली के लोगों से कुछ करा रही है, हमको यहां बिठा के कुछ कराना चाह रही है। हम सब इस बात का ध्यान रखते हुए अब फैसला लें, क्योंकि काफी समय हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को भी सुनेंगे, लेकिन जो भी फैसला लें दिल्ली के हित में, दिल्ली की विधानसभा के हित में लें और इस सदन में जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर लें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।